हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। ये दृष्टि की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की न्यू सीरीज़ यानी कि न्यू जो मंथली मैगजीन आती वो है। तो इसमें सारे फैक्ट रहते हैं और इनकी अच्छी बात ये रहती है कि ये जब एग्ज़ाम के लास्ट मंथ में ये वाली देते हैं जब मंथली मैगज़ीन, तो ये पर्यावरण पारिस्थितिकी की पूरे नियम, पूरे जितने भी आज तक के संशोधन हुए हैं, जो भी हुए, वो सब इसमें रहता है। तो अगर आपने साल भर पर्यावरण को बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ा है, उसके सारे जितने भी नियम हैं, जितने भी आयोग हैं, उनको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो काफ़ी आपको इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं। पहले हम इससे देखिए, जैसे आप विज़न वगैरह में देखते होंगे ना, पूरा पहले ये लोग ऐसे सीरीज टाइप से निकालते हैं। ठीक है, सारा कुछ ये देते हैं, भूगोल का पढ़ना है, करंट पर्यावरण का है, विज्ञान का है। तो पहले हम साइंस विज्ञान का देख लेते हैं, इसके बाद में हम पर्यावरण का देखेंगे। साइंस का क्यों और बाकी क्यों नहीं, बाकी तो करंट कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। साइंस का ऐसा रहता है जो शब्द हैं वो बहुत चर्चित नहीं होते हैं और हमें फिर ना उसको रिवाइज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए ये सारे इसमें अच्छे से दिए गए हैं, महत्वपूर्ण संगठन, चर्चा में रहे प्रमुख स्थान, तो मैं सब कुछ अच्छे से कराती जाऊंगी। पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हम विज्ञान में प्रौद्योगिकी से देखते हैं। कह रहे कि R21 मैट्रिक्स द मलेरिया वैक्सीन। तो यहाँ पर बात हो रही कि मलेरिया की वैक्सीन रोकथाम में एक महत्वपूर्ण विकास को लक्षित करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब ये विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, ठीक है, द्वारा हाल ही में R21 मैट्रिक्स द मलेरिया वैक्सीन को अपनी पूर्व योग्य प्री क्वालिफाइड टीकों की सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, और कह रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित तथा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित यह टीका बच्चों में मलेरिया को रोकने में आशाजनक है। नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स द मलेरिया। ठीक है, तो वही इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो हमारा R21 मैट्रिक्स द वैक्सीन WHO की पूर्व योग्यता प्राप्त करने वाली दूसरी मलेरिया वैक्सीन बन गई है। तो इसका मतलब पहली कोई होगी, तो पहली वैक्सीन जो है वो RTS/AS01 थी। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बिल्कुल बात कर लेते हैं कि WHO की पूर्व योग्यता का महत्व क्या होता है। देखिए कह रहे हैं कि WHO द्वारा R21 वैक्सीन की पूर्व योग्यता उक्त वैक्सीन की सुरक्षा तथा प्रभावकारिता के सशक्त आश्वासन के रूप में कार्य करता है। यानी कि जिनको पूर्व योग्यता प्राप्त हो जाती है जिन उनको वैक्सीन को, तो वही उन्होंने कहा कि सशक्त आश्वासन के रूप में कार्य करता है। और जो उत्पाद WHO की पूर्व योग्यता प्राप्त कर लेते हैं वे विश्वसनीयता प्राप्त कर लेते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक सरलता से स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि WHO उनकी सुरक्षा, प्रभावशीलता तथा विनिर्माण अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए कठोर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करता है। अगर हमें यहाँ मोटा मोटा कुछ याद रखना है तो वो आपको ये याद रखना है कि R21 मैट्रिक्स द मलेरिया वैक्सीन, जो मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है, उसको एक तरीके से महत्व मिल गया या उसकी योग्यता हो गई है या उसे स्वीकार कर लिया गया है। अब WHO का क्या काम होता है आपने कोविड में देखा ही है, और वैसे भी पता है कि WHO इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अपने मतलब भर कर पढ़ेंगे, करंट की न्यूज़ है। अब देखते हैं दूसरी बात। ठीक है, दूसरी खबर हमारी है कि हाल ही में भारतीय फार्माकोपिया आयोग IPC ने आम दर्द निवारक दवा मिफ्टल को लेकर एक दवा संबंधी सुरक्षा चेतावनी जारी की है। कह रहे हैं जिसमें कहा गया कि इसका घटक मेफेनेमिक एसिड ड्रेस सिंड्रोम जैसी गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करता है, जो आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है। आपको पता ही है कि वैसे भी जो भी हम लोग बोलते हैं कि एलोपैथी दवा को बहुत आराम से खाना चाहिए, जितनी भी अंग्रेजी दवाई हैं जितना में असर करती है उसमें कुछ ना कुछ उनका मतलब कि साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर चेतावनी जारी की है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ड्रेस सिंड्रोम आपका इओसिनोफिलिया और प्रणालीगत लक्षणों के साथ ड्रग रैश एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया है जो 10% या % व्यक्तियों को प्रभावित करती है और जो संभावित रूप से घातक है और कुछ दवाओं के कारण होती है। तो इसे ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी विशेषता त्वचा पर लाल चकत्ते, तेज बुखार, सूजी हुई लिम्फ नोड्स और आंतरिक अंगों में जटिलता है। यानी कि जो ड्रेस सिंड्रोम के इन्होंने लक्षण बताए हैं वो ये हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहे हैं कि 2D प्रोटीन। हाल ही में शोधकर्ताओं ने लाइसोजाइम अणुओं को इकट्ठा करके द्विआयामी 2D प्रोटीन एकल परत मोनोलेयर के विकास के माध्यम से व्याधियों के तो कह रहे हैं कि लाइसोजाइम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंजाइम है जो आंसू, लार, कफ जैसे विभिन्न शारीरिक स्रावों में पाया जाता है। ठीक है, यह बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर की रक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह एंजाइम विशेष बैक्टीरिया की कोशिका भित्तियों को तोड़ने का कार्य करता है जो उनके विकास को बाधित करता है और अंततः उनको विनाश की ओर ले जाता है। कौन? लाइसोजाइम, जो एंजाइम पाया जाता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो ये उसके जो कार्य हैं वो इन्होंने बता दिया है। ठीक है, यह वायुमार्ग द्रव का प्रमुख घटक भी है जो अमाइलाइडोसिस जैसी व्याधियों का अध्ययन करने में एक मॉडल प्रोटीन के रूप में कार्य करता है और जो अंततः बहुअंग शिथिलता, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन का कारण बनता है। अमाइलाइडोसिस दुर्लभ स्थितियों के एक समूह को संदर्भित करता है जो पूरे शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों में अमाइलाइडस नामक असामान्य प्रोटीन गुच्छों के संचयन की विशेषता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को हमने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए जो मेन फंक्शन है कि ये अमाइलाइड प्रोटीन सामान्यतः मिसफोल्डेड प्रोटीन से बने होते हैं और यह हृदय, गुर्दे, यकृत, प्लीहा जैसे सामान्य अंग के कार्य को बाधित कर सकते हैं और समय के साथ नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपने देख लिया, लाइसोजाइम क्या करता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, तथा अमाइलाइडोसिस जो एक पदार्थ है या प्रोटीन है, इसका क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, एग्जामिनर को क्या है उसके ऊपर है, वो केवल इतना ही पूछ लेंगे कि ये किसको किसको नुकसान पहुंचा सकता है और 4 ऑप्शन दे देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि PHI-2 भाषा मॉडल। देखिए बहुत माफ़ी चाहते हैं, इतनी शादियाँ इधर आसपास चल रही हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बट थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि हमारे लिए भी ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। बस थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। शादी वाले लोग तो मानेंगे नहीं, है ना, उनकी तो खुशी का मौका है, हमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि PHI-2 भाषा मॉडल। अब ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हाल ही में जारी किया गया छोटा भाषा मॉडल PHI-2 भाषा मॉडल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का सूचक है। जारी किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। PHI 1.5 के उन्नत संस्करण के रूप में स्थापित यह मॉडल जेनरेटिव AI में क्षमताओं का दावा करता है और जो लामा 2, मिस्ट्रल और जेमिनी 2 जैसे बड़े समकक्षों को चुनौती देता है। बुनियादी तौर पर पाठ्य पुस्तक गुणवत्ता डेटा सेट पर PHI-2S प्रशिक्षण में निहित है। इसे सामान्य ज्ञान, भाषा समझ, तार्किक और जटिल गणितीय तथा भौतिकी समस्याओं को हल करने में कौशल के साथ सशक्त बनाना है। आप सब जान रहे, जब से चैटबॉट और AI टूल्स आए हैं तब से इन सब का बहुत महत्व बढ़ गया है ना। चलिए नेक्स्ट है कि लेट्स प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा गणित प्रोजेक्ट देख लेते हैं। प्रतिनिधित्व सिद्धांत को संख्या सिद्धांत से जोड़ने के अपने अभूतपूर्व कार्य के लिए डॉक्टर लेट्स ने वर्ष 2018 में एबेल पुरस्कार जीता, जो गणित के क्षेत्र में एक शीर्ष सम्मान है। और कार्यक्रम का लक्ष्य गणित के 2 दूरवर्ती क्षेत्रों संख्या सिद्धांत और हार्मोनिक विश्लेषण को जोड़ना है। इन्होंने एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया है। अब देखिए एक नई प्रॉब्लम, वो भी चीन में ही, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये इस टाइप की चीन में ही है ना। कह रहे वॉकिंग निमोनिया। हाल ही में वॉकिंग निमोनिया नामक एक रहस्य इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी ने चीन में स्कूली बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है और इस प्रकोप का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया से जुड़ा हो सकता है, जो एक सामान्य जीवाणु संक्रमण है जिसे वॉकिंग निमोनिया के रूप में जाना जाता है। अब ये कहाँ पर कहते हैं ना रिपोर्ट हुआ या कहाँ पर ये पता चला, तो ये चीन की बात हो रही है। और चीनी अधिकारियों का दावा कि इसमें माइकोप्लाज्मा निमोनिया, एडेनो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे रोगजनक शामिल हैं, जो गंभीर तीव्र वसन सिंड्रोम यानी सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स, कोरोना वायरस जैसे रोगजनकों को खारिज करते हैं।
और वॉकिंग निमोनिया को एटिपिकल निमोनिया भी कहा जाता है। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया जैसे बैक्टीरिया के कारण होने वाले निमोनिया का एक हल्का सा रूप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नासा का साइकी अंतरिक्ष यान जो वर्तमान में अंतरिक्ष में 16 मिलियन किलोमीटर से अधिक दूर यात्रा कर रहा है और ने हाल ही में पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लेजर सिग्नल भेजकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो अगर पूछा जाए कि साइकी अंतरिक्ष यान जो प्रोजेक्ट है किसका है, तो ये अपने नासा का है। 13 अक्टूबर 2023 को इसने कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था और साइकी मिशन का लक्ष्य मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित साइकी क्षुद्र ग्रह का अन्वेषण करना है, यानी कि उसकी जांच पड़ताल करनी है। ठीक है, और साइकी धातु समुद्र क्षुद्र ग्रह है जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक प्रारंभिक ग्रह का मुक्त निकल आयरन क्रोड है और यह मिशन ग्रह क्रोड का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है जो पृथ्वी जैसे पार्थिव ग्रहों के विकास के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इतना याद रखना कि नासा का ये अंतरिक्ष यान है साइकी और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो ये आपका कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट द्वारा। ठीक है, अब ये स्पेस एक्स अपने भारत का नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा है तो। ठीक है, स्पेस एक्स फॉल्कन 9 और हैवी रॉकेट आपने नाम सुना होगा, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। जैसे ये भी देखिए इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 ठीक है का प्रेक्षण सफलतापूर्वक किया गया और सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किए गए प्रक्षेपण ने सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक मान्य किया। और जो अग्नि फर्स्ट या अग्नि-1 एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे भारत ने अपनी अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों के हिस्से के रूप में विकसित किया है। ठीक है, इसको कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, तो अब्दुल कलाम द्वीप से, और ये आपकी अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों के हिस्से के रूप में विकसित की गई है। ठीक है, जैसे ये आपका करंट का है केटामाइन औषधि, ये क्या है, हाल के दिनों में केटामाइन औषधि सुर्खियों में आ गई जिससे इसके अनुप्रयोग प्रभाव और सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर बहस तथा चर्चा शुरू हो गई। केटामाइन एक विघटनकारी संवेदनाहारी है। डॉक्टर इसका उपयोग सामान्य एनेस्थीसिया प्रेरित करने के लिए करते हैं और जिसके लिए मांसपेशियों को आराम की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य एनेस्थीसिया नींद या निद्रा जैसी स्थिति को दर्शाता है, जबकि डिसोसिएटिव शरीर और बाहरी दुनिया से अलग होने की स्थिति को दर्शाता है। तो और इसे 1960 के दशक में पशु संवेदनाहारी के रूप में विकसित किया गया। बाद में मानव उपयोग के लिए इसे संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA द्वारा अनुमोदित किया गया और हाल ही में अवसाद और मानसिक बीमारियों के इलाज तथा मनोरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, केटामाइन औषधि का। देखो कह रहे हैं कि मनोरंजक उपयोग में सूंघना, इंजेक्शन लगाना या धूम्रपान करना शामिल है और मानसिक बीमारी के इलाज के लिए अंतःशिरा फोर नाक स्प्रे या टैबलेट के माध्यम से प्रसारित करना। तो केटामाइन औषधि के बारे में है जो अभी हाल में ही सुर्खियों में रही। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो बहुत ही छोटा वीडियो है, आप अच्छे से पूरा वीडियो जरूर देखें तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। देखिए जब कोई जानवर पशु पक्षी हमारे चर्चा में रहते हैं तो हम उनकी IUCN की जो स्थिति होती है उसको देखते हैं। अब जैसे सैगा बारहसिंगा ये चर्चा में था, क्यों, तो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट में हाल ही में सैगा बारहसिंगा या सैगा टैटरिका की स्थिति को देखते हुए उन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त में पुनर्वर्गित किया गया है। सैगा बारहसिंगा एक बड़ा घुमंतू प्रवासी शाकाहारी और शाकभक्षी प्राणी है जो यूरेशिया के स्टेपीज में निवास करता है। ठीक है, सवाना स्टेपीज आप जानते ही होंगे। तो ये कह रहे हैं कि बोविडे ऑर्डर ऑडियोडैक्टाइला परिवार से संबंधित सैगा बारहसिंगा कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूसी संघ, तुर्कमेनिस्तान एवं उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। और सैगा की 2 उप प्रजातियां भी है, सैगा टाटरिका और टाटरिका अधिकांश रेंज में पाई जाती है। तो ये है आपका सैगा बारहसिंगा के बारे में। देखिए दी काफ़ी सारी लंबी चौड़ी खबर है पर पूरी हमारे काम की नहीं है, हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट जो लाइनें हैं उन्हीं को देखना है। अब देखिए बाइसन, इनको तो आपने
मतलब खबर तो सुनते होंगे, नाम तो कहीं ना कहीं सुना होगा। कह रहे हाल ही में यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने बाइसन को संरक्षित करने के उद्देश्य से संरक्षण प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसे यूरोपीय वुड बाइसन भी कहा जाता है। कह रहे हैं कि एक समय पूरे यूरोपीय महाद्वीप में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला यह प्रभावशाली प्राणी वर्ष 1927 तक विलुप्त होने की कगार पर था। यूक्रेन और रूस में सफल संरक्षण प्रयासों के बावजूद फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने बाइसन के पुनरुद्धार तथा बहाली के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया। देखिए, जब कभी कहीं युद्ध होता है तो सिर्फ लोगों को या इंसानों को प्रॉब्लम नहीं होती, जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, मतलब जैव विविधता को भी बहुत प्रॉब्लम होती, बहुत उनको समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।